नमस्कार। पिछले वीडियो में अपने इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम टैक्स के हेड के अंतर्गत कैसे कर योग्य आय की गणना करते हैं ये देखा था, और उसके साथ ये देखा था कि P&L अकाउंट दिया होने पर बिजनेस से टैक्सेबल इनकम को कैसे ज्ञात करते हैं। उसी क्रम में आज अपने देखेंगे कि ओवरऑल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में कैसे कर योग्य आय की गणना करते हैं। इसके ओवरऑल रूल क्या हैं, सारे जो अपने पिछले रूल अपने पढ़े हैं पिछले वीडियोज में, उन सबको यहाँ दोहराएंगे भी, ताकि हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन हल करने की स्थिति में आ सकें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले अपने फिर दोहराते हैं कि इस शीर्षक में कौन सी आय कर योग्य होती है। तो इसमें जो आय कर योग्य होती है अपने इसमें डिटेल में पहले पढ़ा था, लेकिन अभी मैं दोहरा देता हूँ। व्यापार व पेशे के लाभ, किसी भी व्यापार या पेशे के कोई भी लाभ है वो एजेंट को प्राप्त क्षतिपूर्ति, एजेंट को एजेंसी समाप्त होने पर या प्रबंधकर्ता को फर्म से अलग होने पर जो क्षतिपूर्ति मिलती है वो, आयात के लाइसेंस की बिक्री से कोई लाभ, निर्यात के बदले सरकार से प्राप्त होने वाली कोई भी नगद सहायता, निर्यातकर्ता को उत्पाद शुल्क अथवा आयात निर्यात कर की वापसी, व्यापार अथवा पेशे से प्राप्त लाभ अथवा अनुलाभ का मूल्य। ये जैसे कि कोई व्यक्ति है, कोई पेशेवर है, किसी को कोई सेवाएं उपलब्ध करवाता है, उसके साथ ही वो जिसको सेवा उपलब्ध करवाता है वो नियोक्ता, वो उसको कोई अनुलाभ कोई देता है मुफ्त में उपयोग करने के लिए, तो उसका मूल्य भी व्यापार पेशे की आय माना जाएगा, क्योंकि पेशेवर व्यक्ति उसके यहाँ नौकरी ना कर करके स्वतंत्र रूप से अपनी पेशेवर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक योजना के हस्तांतरण से लाभ, शुल्क मुक्त पुनः पूर्ति प्रमाण पत्र के हस्तांतरण से लाभ, साझेदार को फर्म से प्राप्त ब्याज व वेतन धारा 40B में उल्लिखित सीमा तक, धारा 40B में जितनी सीमा तक है वो जो है इसमें अगर मिलता है साझेदार को वेतन तो वो कर योग्य होता है। उस सीमा से बाहर अगर कुछ मिलता है तो वो इस शीर्षक में कर योग्य नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो है साझेदार को फर्म से जो ब्याज व वेतन धारा 40B की सीमा तक मिलता है तो वो उसके लिए साझेदार के लिए टैक्सेबल नहीं होता। तो साझेदार के लिए टैक्सेबल नहीं होता, तो यहाँ पर इसलिए जो है इस शीर्षक में कर योग्य होगा। मकान संपत्ति की प्राप्तियां, जो व्यवसाय में उपयोग किया जाता है मकान, उसकी प्राप्तियां जो है वो आएंगी। अवैध व्यापार की आय, सट्टे के व्यापार के लाभ, प्रमुख बीमा पॉलिसी के संबंध में प्राप्त नगद बोनस सहित प्रमुख बीमा प्रमुख व्यक्ति बीमा पॉलिसी के अंतर्गत कोई कीमैन के अंतर्गत कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत पैसा मिलता है, बोनस मिलता है, वो सारा यहाँ टैक्सेबल होगा। कोई काम नहीं करने या अमूर्त संपत्ति में हिस्सा नहीं लेने के ठहराव के बदले कोई राशि मिलती है, किसी व्यक्ति से हम समझौता करते हैं कि भी हम आपके व्यवसाय के क्षेत्र में कोई काम नहीं करेंगे, उसके बदले में कुछ पैसा मिलता है, तो वो भी इसी शीर्षक में कर योग्य होगा। किसी संपत्ति को गिरा देने, नष्ट हो जाने, उपयोग से हटा देने या हस्तांतरित करने पर प्राप्त होने वाली राशि बशर्ते ऐसी संपत्ति पर किए गए संपूर्ण व्यय की कटौती पूर्व में धारा 35AD में मिल गई हो। इसके अलावा कुछ नियम है। करदाता के सभी व्यापारों की आय पर एक साथ कर लगता है। अगर मान लीजिए करदाता एक से अधिक व्यापार करता है तो सभी व्यापारों की आय पर संयुक्त रूप से कर लगेगा। सट्टे के व्यापार के लाभ को अन्य व्यापार के लाभों से अलग रखा जाता है। सट्टे के व्यापार के लाभ को अन्य व्यापार के लाभों से हम अलग रखते हैं, क्योंकि आगे जब अपने हानियों की पूर्ति आगे ले जाना पड़ेंगे तो पता चलेगा कि सट्टे के व्यापार की हानियों केवल 4 साल के लिए आगे ले जा सकते हैं। तो इसलिए इन व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए सट्टे के व्यापार के लाभों को अन्य व्यापार के लाभों से अलग रखा जाता है। गत वर्ष में किसी ऐसी राशि की प्राप्ति का कर योग्य होना जो भूतकाल में व्यय या हानि के रूप में कोई राशि मिल गई, जैसे मान लीजिए भूतकाल में कोई हानि हो गई, हमारे बैड डेट्स हो गए और वो स्वीकार कर लिए गए और फ्यूचर में वो पैसा वापस मिल जाता है, तो वो इस वर्ष की आय मानी जाएगी जिस वर्ष मिलेगा। कर देय लाभों की गणना, व्यापार पेशे की सकल आय में से स्वीकृत व्ययों को घटाने पर कर देय लाभ ज्ञात हो जाते हैं। जितनी भी आय व्यापार पेशे की है उसमें से जो है ऐसे लाभ जो कर देय हैं
सॉरी, व्यापार और पेशे की जो भी आय अपने गणना करी है ऊपर के नियमानुसार, उसमें से कोई भी स्वीकृत खर्चे हैं, स्वीकृत खर्चे घटाने के बाद जो विशेष राशि आती है वो हमारी आती है टैक्सेबल प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, लेकिन लाभ हानि के अंदर, लाभ हानि खाते के अंदर अपने पिछले वीडियो में पढ़ा देखा था कि लाभ हानि खाते में स्वीकृत और अस्वीकृत सभी तरह के खर्चे लिखे होते हैं, तो अपने को उसमें से कुछ एडजस्टमेंट कर करके जो है केवल जो है स्वीकृत व्ययों को ही स्वीकार करना होता है, अस्वीकृत व्ययों को स्वीकार नहीं करना होता, ताकि हम इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल इनकम का पता लगा सकें। अब इसमें कुछ स्पष्ट स्वीकृत व्यय हैं, ऐसे व्यय जो हमेशा स्वीकृत होते हैं, स्पष्ट रूप से स्वीकृत होते हैं, वो अपने देखेंगे। व्यापार में लगाए हुए किसी भवन के में किराया, मरम्मत, भूमि का लगान, नगर पालिका कर, बीमा प्रीमियम, डेप्रिसिएशन आदि। फर्नीचर, प्लांट व मशीन के संबंध में मरम्मत, बीमा और डेप्रिसिएशन। वैज्ञानिक अनुसंधान के आयगत व पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय में भूमि की लागत व कर्मचारी के लाभों को शामिल नहीं करेंगे। उसके बाद है दूर से संचार सेवाओं के संचालन के लाइसेंस के अधिकार प्राप्ति। इसको भी, ये भी स्वीकृत है। इसमें क्या होगा, जितने साल वो लाइसेंस चलेगा उतने साल से उसको भाग करके हर एक वर्ष एक किस्त का जो है स्वीकार किया जाएगा, एक किस्त का खर्चा जो स्वीकार किया जाएगा। उसके बाद है सामाजिक अथवा आर्थिक कल्याण की परियोजना को भुगतान कोई करते हैं, वो भी स्वीकृत है। निर्दिष्ट व्यवसाय पर किए गए व्यय, कुछ व्यवसाय निर्दिष्ट कर रखे हैं, उन पर खर्चा होता है, वो भी स्वीकृत है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए कोई भुगतान किया है, वो भी स्वीकृत है। अधिसूचित कृषि विकास परियोजना पर किए गए खर्चे, अधिसूचित कौशल विकास परियोजना पर कंपनियों द्वारा किए गए खर्चे, मार्च 98 के बाद किए गए प्राइमरी एक्सपेंसेस जो है योजना की लागत के 5% तक प्रत्येक वर्ष 1/5 भाग की कटौती दी जाएगी। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के तहत कर्मचारी ने सेवानिवृत्ति ली है तो क्षतिपूर्ति की राशि का 1/5 भाग प्रत्येक वर्ष 5 वर्षों तक स्वीकृत किया जाएगा। खनिज पदार्थों की खोज पर कोई खर्चा किया तो उसका 10 सालों में बराबर रूप से बांटकर स्वीकृत किया जाएगा। अन्य खर्चे जो है बीमा प्रीमियम है, कर्मचारियों को बोनस, कमीशन, ब्याज जो है, जीरो कूपन बॉन्ड के निर्गुण का बट्टा, प्रमाणित प्रोविडेंट फंड, अनुमोदित सुपरएंशन फंड एवं अनुमोदित ग्रेच्युटी फंड में अंशदान, पशुओं की हानि, डूबोतरण, प्रतिभूति लेन देन कर, वस्तु लेन देन कर प्रमुख है। अनेक ऐसे खर्चे हैं जो वाणिज्यिक सामान्य सिद्धांतों पर स्वीकृत होते हैं, जो पढ़ता होता है भी सामान्य, ये व्यापार संबंधित खर्चे हैं वो स्वीकृत होते हैं। अब आते हैं कुछ स्पष्टतया अस्वीकृत होने वाले खर्चे। ये खर्चे स्वीकार नहीं होते। भारत के बाहर, भारत में किसी अनिवासी को अथवा विदेशी कंपनी को दिया ब्याज अथवा उद्गम स्थान पर टीडीएस नहीं काटा है। व्यापार व पेशे के लाभों के कर जैसे इनकम टैक्स है, ये स्वीकृत नहीं है। संपदा कर है ना, ये भी स्वीकृत नहीं है। भारत के बाहर तो भारत में अनिवासी को वेतन के रूप में कुछ पैसा दिया और टीडीएस नहीं काटा, तो ये भी स्वीकृत नहीं है। कर्मचारी के किसी फंड को भुगतान, कर्मचारी किसी फंड का से भुगतान किया है तो वो भी टीडीएस नहीं काटा है, तो भी स्वीकृत खर्चा नहीं है ये। कर्मचारी के लाभों पर नियोक्ता द्वारा कर का भुगतान अगर किया तो ये स्वीकृत खर्चा नहीं है। किसी निवासी व्यक्ति को देय ब्याज, कमीशन, दलाली, किराया, रॉयल्टी, पेशेवर सेवाओं फीस, तकनीकी सेवाओं की फीस, निवासी ठेकेदार, ठेकेदार को कोई राशि उद्गम स्थान पर कर नहीं काटा है तो उसकी 30% राशि अस्वीकार की जाएगी। साझेदारों को ब्याज व वेतन जो है धारा 40(b) से जो सीमा दे रखी है उस सीमा से ज्यादा जो पैसा है वो अस्वीकृत है। अब कुछ व्यय है, कुछ विशेष दशाओं में अस्वीकृत होते हैं। तो विशिष्ट व्यक्तियों को कोई भुगतान करता है, जैसे करदाता के रिश्तेदार, कंपनी के फर्म, एचयूएफ परिवार के संचालक, साझेदार व सदस्य आते हैं, इनको कोई भुगतान अत्यधिक कर दिया, अनुचित रूप से कर दिया तो वो अस्वीकृत होगा। अब 10,000 से अधिक का किसी को नगद भुगतान कर दिया या फिर यूं कहें कि बैंक में जमा होने वाले चेक या ड्राफ्ट के अलावा अन्य तरीके से भुगतान कर दिए तो वो अस्वीकृत होगा। अगर ऐसा भुगतान माल वाहकों के लिए किया था तो 35,000 तक स्वीकृत होगा। ग्रेजुटी के भुगतान के लिए कोई आयोजन किया है तो केवल गत वर्ष वाला स्वीकृत होगा। वास्तविक भुगतान कर, कुछ ऐसे खर्चे हैं जिनका वास्तविक भुगतान करने पर ही कटौती मिलती है, जैसे टैक्स है, चुंगी है, फंड में अंशदान है, कर्मचारियों को दिया बोनस, कमीशन है, सार्वजनिक वित्तीय संस्था को दिया ब्याज है, अनुसूचित बैंक अथवा प्राथमिक कृषि समिति के अलावा अन्य कोई सहकारी बैंक अथवा प्राथमिक सहकारी समिति, ग्रामीण बैंक को अवधि ऋण पर दिया ब्याज है। इस प्रकार से ये जो खर्चे हैं ये केवल जिनका नगद भुगतान कर दिया जाए तभी वो उनको स्वीकार किया जाता है, अन्यथा स्वीकार नहीं किया जाता। अच्छा, कुछ ऐसे खर्चे हैं जिन पे वास्तव में जो खर्चा होता है उससे ज्यादा कटौती मिलती है। उनमें है राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय अथवा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
अथवा निर्धारित सत्ता द्वारा अनुमोदित विशिष्ट व्यक्तियों को किए गए भुगतान जो निर्धारित सत्ता द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम परिखर्चों भुगतान की राशि के अलावा 50% अतिरिक्त कटौती मिलती है। अनुसंधान संस्थान अथवा विश्वविद्यालय अथवा कॉलेज या किसी संस्था को वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रयोग के लिए किए गए दान अथवा भुगतान की राशि के अलावा उसके 50% की अतिरिक्त कटौती दी जाती है। अधिसूचित कृषि विस्तार परियोजना पर किए गए व्यय के संबंध में व्यय की राशि के अलावा उस राशि के 50% की अतिरिक्त कटौती दी जाती है। अधिसूचित कौशल विकास परियोजना पर कंपनियों द्वारा किए गए व्यय के संबंध में व्यय की राशि के अलावा उस राशि के अतिरिक्त 50% की कटौती दी जाती है। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयोग की गई पूंजी संपत्ति का विक्रय कर योग्य राशि की गणना करने के लिए विक्रय मूल्य में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जो पहले छूट मिली है उसको जोड़ दिया जाता है तथा लागत को घटाया जाता है। ठीक है। फिर अगर ये राशि छूट से कम है तो इसकी छूट जो टैक्सेबल होगी, अगर ये छूट से ज्यादा है तो छूट की राशि टैक्सेबल होगी। अच्छा, अब व्यापार पेशे शीर्षक में कौन सी आय जो है कर मुक्त है, उनमें से है कृषि आय। कृषि आय जो है कर मुक्त होती है, लेकिन चाय कॉफी के निर्माता जो स्वयं के बगीचों पर चाय का उत्पादन करके बेचते हैं तो उनकी 60% आय, उसकी जो कुल आय का 60% भाग ही कृषि आय माना जाता है, बाकी जो है व्यवसाय से आय माना जाता है। इसी प्रकार से रबड़ के पौधे सेंट्रीफ्यूज लेटेक्स आदि बनाते हैं तो उनकी 65% भाग जो है कृषि आय माना जाता है, बाकी व्यापार से आय माना जाता है। किसी भी व्यवसाय को केंद्र सरकार द्वारा कोई पुरस्कार दिया है तो वो भी इसी जो है कर मुक्त है। किसी व्यवसाय को केंद्र सरकार ने अनुमोदन पर कोई भुगतान किया गया है तो वो भी कर मुक्त है। खाद्य एवं ग्रामीण उद्योगों के उत्पादन विपणन में से किसी संस्था को आय हुई है तो वो भी कर मुक्त है। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में स्थापित नवीन उद्योगों के लाभों को भी कर मुक्त है। निर्यात के लिए माल बनाने वाले नए स्थापित उद्योगों के लाभों का भी कर मुक्त रखा गया है। इस प्रकार से ये जो प्रावधान थे अपने पढ़े हैं, ये व्यापार पेशे शीर्षक के अंतर्गत, व्यापार पेशे से आय शीर्षक के अंतर्गत कर मुक्त कर योग्य आय की गणना करने के लिए बड़े महत्वपूर्ण नियम है। पूर्व में अपने प्रत्येक वीडियो में इनका अलग अलग से पढ़ा था, इसमें अपने जो है इनका दोहराव एक कर लिया है। तो आप इसको इन नियमों को याद रखें, समझें, बार बार पढ़ें सुने तो आपको ये नियम याद होंगे ताकि अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है पेपर में हल कर सकें। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।